नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सिविक्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर क्लास 9th का डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जब तक आप 9th 10th की बात करते हो, एज फार एज 9th एंड 10th इज कंसर्न, सबसे इजी सब्जेक्ट में से एक है सिविक्स। बस थोड़ा सा समझते चलना है, शुरू से इग्नोर नहीं करना है इस सब्जेक्ट को, तो ये इजीली चलेगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। एक ओवरव्यू से शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में बताया ये गया है कि जैसे डेमोक्रेसी है वो किस तरह से पूरे दुनिया में फैली है। आज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है सब जगह। तो किस तरह से ये फैली है, ऐसे कोरोना वायरस की तरह एक तो फैल नहीं गया, काफी लंबा टाइम लगा है, काफी स्ट्रगल्स लगे हैं, काफी मेहनत लगी है, तब जाकर के डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फैली है। तो इसमें दो मेजर इंसिडेंट हैं अभी के लिए, इस पार्ट के लिए, कि एक है चाइल्ड का और एक है पोलैंड का। वहां दोनों जगह कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। तो चाइल्ड में क्या हुआ है, पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसके प्रेसिडेंट है सल्वाडोर एंडे। लेकिन हुआ क्या है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक वॉइस नोट से, जिसमें वो अपने लोग पब्लिक को बोलते हुए ये कह रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो एक सेक्रीफाइस है, उनके लिए वो एक सेक्रीफाइस देने जा रहे हैं। उस सेक्रीफाइस का उन्हें पता है कि आगे जाके कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। और वो एक लाइन कोट करते हैं कि लॉन्ग लिव चाइल्ड, लॉन्ग लिव पीपल एंड लॉन्ग लिव वर्कर्स। मतलब वो सबके बारे में वेलविश सोच रहे हैं। पर ये वेलविश है क्या, ये उनकी ख्वाहिश है क्या, ये उनका जो वो कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस है क्या, ये अभी तक इस पार्ट तक तो सस्पेंस है। लेकिन जैसे ही आप स्टोरी में एंटर करेंगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। उसको जल्दी से क्लियर कर देता हूं कि है क्या। सल्वाडोर एंडे जो प्रेसिडेंट है, उनको मिलिट्री ने अटैक कर दिया है। मिलिट्री अब क्या कर रही है, मिलिट्री अब ओवरटेक करना चाह रही है अंडर जनरल अगस्तो पिनोशे। इन्होंने क्या किया है, ये अब मिलिट्री रूल स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और इन्होंने प्रेसिडेंट का जो घर है या कह लीजिए जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसको घेर लिया है। 11 सितंबर 1973 की बात है। उसी दिन की ये स्पीच है जिसका आपको एक हिस्सा मैंने शुरुआत में बताया। वो उसी दिन की स्पीच है जब उन्होंने बोला, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि डिफेंस मिनिस्टर जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। ये अब अपने आप को झुकाने को तैयार नहीं थे और ना उनकी शर्तों को मानने को तैयार थे। इसलिए इनको पता था कि अब ये बहुत ज्यादा देर तक न जिंदा बचने वाले हैं, ना इनकी बात आगे सुनी जाने वाली। इसलिए उन्होंने एक वो वॉइस नोट दिया था। इसके बाद ही 11 सितंबर 1973 को ही बॉम्बार्डमेंट कर दी जाती है प्रेसिडेंसी हाउस पे, और पूरे हाउस को बॉम्बार्ड कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिसमें इनकी डेथ हो जाती है। तो ये उनका सेक्रीफाइस है जो उन्होंने चाइल्ड के लिए दिया है। जनरल अगस्तो पिनोशे क्या करता है, ये 17 साल तक रूल करेगा चाइल्ड को, 17 साल तक रूल करता है। एक गलती करता है आगे जाकर के, वो बताएंगे, लेकिन इसने बहुत ही जो रूल किया है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल किया है। जैसा हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ रखा है वैसा ही रूल किया है। मतलब कि ये अपने खिलाफ जाने वाले सबको मरवा दे रहा है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको चेंज करने का। तो इस तरह का इसका 17 ईयर्स तक रूल चला है। उसके बाद क्या हुआ, इसने कई ऐसा नहीं कि सारे आर्मी वाले इनके फेवर में थे, कई आर्मी वाले ऐसे भी थे, कई मिलिट्री में लोग ऐसे भी थे जो इसको अगेंस्ट थे, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम है जनरल बैचले। ये नाम बड़ा क्यों है आपको आगे जाके पता चलेगा। तो इनको मार दिया गया है और इनकी वाइफ को और इनकी डॉटर को, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल में रखा गया है। जो भी लोग इनके खिलाफ बोलते थे अगस्तो पिनोशे के, उनके साथ यही होता था जैसा कि जनरल बैचले के साथ हुआ। अब इन्होंने एक बड़ी गलती क्या की, अक्सर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलती कर जाते हैं। इन्होंने क्या गलती की कि इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में एक 1988 में एक रेफरेंडम निकाल दिया, जहां पे इन्होंने सोचा कि अब तो भाई इतने साल से मैं रूल कर रहा हूं तो लोगों को मेरी आदत हो गई होगी, तो लोग मेरे फेवर में वोट कर देंगे। लेकिन अब जिसने एक बार मटर पनीर की सब्जी खाई हो उसको टिंडे कभी नहीं पसंद आने वाले। तो ये लोग जो थे, चाइल्ड के जो लोग थे, इन्होंने डेमोक्रेसी का स्वाद चख रखा था, इन्हें डेमोक्रेसी का मतलब पता था, डेमोक्रेसी एंजॉय कर रखी थी, तो इनको डिक्टेटरशिप तो कहीं से नहीं पसंद आने वाली थी। तो सबने उठा करके नो की तरफ वोट कर दिया और उसी समय इनकी जो गवर्नमेंट है वो गिर गई। इनकी गवर्नमेंट आगे चलने लायक नहीं बची। इन्होंने जो रेफरेंडम पास किया उसमें से ये खुद ही बाहर हो गए। फिर 4 बार लगभग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए चाइल्ड में। इसके बाद अब हुआ क्या कि 2006 में एक वहां की प्रेसिडेंट निकल के आती है, इनका नाम है मिशेल बैचले। अब ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वही बच्ची है जिसको इन लोगों ने जेल में डाल दिया था, यानी हमारे जनरल बैचले की बेटी थी जिनको जेल में डाल दिया गया था, वो निकल के आई है और अब उनको बना दिया गया है प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट बन गई है 2006 में। इनका एक सिंपल सा मैसेज है कि मैं हेट्रेड का शिकार हुई, मतलब मैंने हेट्रेड झेला है, इसलिए मैं ये चाहूंगी कि मैं रिटर्न में वो ना दूं
बल्कि कुछ बेहतर दूं, या इनफैक्ट ये कह लीजिए कि हेट्रेड के अगेंस्ट में आपको लव दूं, ये मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैंने हेट्रेड झेला और मुझे पता वो कितना बेकार होता है। तो ये इनका मैसेज था और इसके साथ ये बन गई वहां की प्रेसिडेंट। तो इसको कहते हैं रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई। पहले डेमोक्रेटिक थे, मार्शल रूल आया, मिलिट्री का रूल आ गया, उसके बाद फिर से ये डेमोक्रेसी हो गया है। एक इनके बारे में स्पेशल बात ये भी है कि ये पूरे लैटिन अमेरिका में उस समय की पहली ऐसी वुमेन थी जो डिफेंस मिनिस्टर बनी। प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ये डिफेंस मिनिस्टर बनने वाली भी क्या हुआ, ये पहली ऐसी वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन थी जो डिफेंस मिनिस्टर बनी लैटिन अमेरिका की। ऐसा ही सेम इंसिडेंट होता है पोलैंड में। पोलैंड में क्या हुआ, वहां पे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का रूल चल रहा है। ये रूल डेमोक्रेटिक नहीं है, यहां पे कोई डेमोक्रेसी अभी तक नहीं है, ये नॉर्मल रूल चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी है उसका रूल चल रहा है एक तरफा। इसको सपोर्ट मिलता है यूएसएसआर से। यूएस जो है ये अमेरिका नहीं है, यूएसएसआर आज का रशिया कह सकते हैं आप, मतलब रशिया प्लस कुछ देश से, जो आज के टर्म्स में आज इसको आप रशिया समझ सकते हैं, समझने की दृष्टि से रशिया नहीं है लेकिन रशिया इसमें इंक्लूडेड था। तो 14 अगस्त को क्या किया है, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया है लेनिन शिपयार्ड में। स्ट्राइक किस बात पे है कि एक क्रेन वर्कर को निकाल दिया गया है जिसको ये वापस लाना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि वापस लाइए उसको, हमारे वर्कर को आपने निकाल दिया, लेकिन इस स्ट्राइक को इलीगल बता दिया गया है। इलीगल क्यों बता दिया गया है इसको, क्योंकि जब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो यहाँ पे जो यूनियंस हैं वो बनाने अलाउड ही नहीं है, और जब यूनियन ही अलाउड नहीं है तो स्ट्राइक कहां से अलाउड होगा। तो ये आप यूनियन यहां नहीं बना सकते, खासकर इंडिविजुअल यूनियन, मतलब आप पार्टी से रिलेटेड यूनियन बना सकते हो, आप इनसे रिलेटेड हो तो यूनियन बना सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल यूनियन आप नहीं बना सकते। तो ये स्ट्राइक को इलीगल कह दिया गया है। अब जब ये स्ट्राइक होती है तो एक पुराना आदमी जिसने कभी कहा था कि हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए साहब, और उसको निकाल दिया गया था, यानी लेक वलेसा, ये बाहर निकल के आए हैं, इनको मौका मिल गया है, ये आ गए स्ट्राइक में शामिल होने, और ये इतना उभर के आए हैं कि बाद में इस पूरी स्ट्राइक के ये लीडर बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, स्ट्राइक के मेन आदमी बन जाते हैं। और इन्होंने 21 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन कर लिया है यहाँ की गवर्नमेंट के साथ। 21 पॉइंट्स का एग्रीमेंट, जिसमें इंडिविजुअल यूनियन बनाने की परमिशन भी है, जिसमें आपके बारे अपनी बात रखने की परमिशन भी है। तो इसमें इस तरह से 21 पॉइंट का ये एग्रीमेंट है जो साइन किया गया है। हुआ क्या, अब जैसे ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ, एक बहुत बड़ा यूनियन बना है सॉलिडारिटी नेम का, बहुत बड़ा यूनियन बना लिया गया है। लगभग ये जान लीजिए कि 1 करोड़ मेंबर्स हो गए हैं इसमें, इतना बड़ा यूनियन बन गया। ये इंडिविजुअल यूनियन है। अब जो जारूजेल्स्की हैं, ये वहां के जनरल हैं, इनको ये, वो इस समय प्रेसिडेंट है, इनको ये बात पसंद नहीं आ रही है और इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है। कब, दिसंबर 1981 में इन्होंने यहाँ पे मिलिट्री लॉ लगा दिया। 1981 में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। उसके बाद कुछ साल तो चलता है, लेकिन 1988 आते, जैसे ही 1988 आता है, फिर से स्ट्राइक्स की पूरी वेव शुरू हो जाती है। स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं फिर से दोबारा से। और इस बार जो होता है, क्योंकि एक बार तो धोखा खा चुके हैं उनसे एग्रीमेंट करके कि उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था, तो इस बार 89 के एग्रीमेंट में क्या करते हैं, जब 1989 एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट में ये लिखते हैं कि फ्री इलेक्शंस की परमिशन होनी चाहिए, मतलब जिसका मन हो, जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लड़ सकते हो, और ये उनको मानना पड़ता है। तो इसके बाद इलेक्शंस होते हैं जिसमें 100 सीट्स होती हैं, और सॉलिडारिटी जो हमारा यूनियन बना है वो भी लड़ता है, एंड शॉकिंग रिस्पॉन्स के साथ 99 सीट्स 100 में से वो ले जाता है, 100 में से 99 अकेला वो ले जाता है। और पहली बार अक्टूबर 1990 में ऐसा हुआ है कि भाई पोलैंड में उनकी खुद की सरकार है, उनकी खुद की चूज की हुई सरकार है, पहली बार के लिए। अब बात करते हैं पोलैंड और चाइल्ड के बीच में डिफरेंसेस की और सिमिलरिटीज की। दोनों जगह हमने इंसिडेंट देखे, क्या क्या कहां हुआ। अब दोनों में क्या क्या अंतर थे और क्या क्या एक जैसी थी। डिफरेंस में 2 चीजें हम जानते हैं, देखिए डिफरेंस तो बहुत सारे थे। जैसे एक हम बहुत बड़ा जानते हैं कि चाइल्ड पहले डेमोक्रेटिक था, फिर मिलिट्री रूल आया, फिर डेमोक्रेटिक हो गया। लेकिन जो पोलैंड की बात है वो कभी डेमोक्रेसी था ही नहीं, वो वहां पे एक पार्टी रूल करती थी जो बाद में डेमोक्रेटिक बनी। मतलब एक जगह डेमोक्रेसी से मिलिट्री आई, मिलिट्री से डेमोक्रेसी आई, और दूसरी जगह नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक्स आए। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो चाइल्ड था वहां पे मिलिट्री डिक्टेटर आए थे, हमारे जनरल साहब आए थे, मिलिट्री डिक्टेटर आए थे। लेकिन जो पोलैंड था वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी का राज था, जो कहती थी कि भाई हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसका राज था। दोनों में एक और डिफरेंस मेजर ये है
कि पोलैंड की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो कहती थी कि हम यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं, हम यहाँ के वर्कर्स के लिए काम करते हैं, जबकि जो मिलिट्री डिक्टेटर थे हमारे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। वो साफ साफ कहते, वो साफ साफ बड़े लोगों का साथ देते थे, बिग कैपिटलिस्ट का साथ देते थे, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। अब सिमिलैरिटी की बात कर लें दोनों देशों में, तो दोनों देशों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही देशों के पास अपना रूलर चूज करने की पावर नहीं थी, न ये अपना राजा तय कर सकते थे चाइल न पोलैंड। दोनों ही देश के पास फ्रीडम ऑफ ओपिनियन नहीं था, चाहे आप चाइल के हो चाहे आप पोलैंड के हो, आप अपनी बात नहीं सोच सकते हो, नहीं रख सकते हो किसी के सामने, ये दोनों ही देश में था। अब इस दोनों केस स्टडी को पढ़ते हुए हम डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बातें तो जान गए, जिसमें से कुछ यहां मेंशन है। पहली बात तो ये कि जो डेमोक्रेसी होती है, दोनों जगह हमने क्या देखा कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो लोगों ने अपना राजा क्या किया, खुद चूज किया, पीपल चूज देयर रूलर्स। तो डेमोक्रेसी इसका मतलब हमें अलाउ करती है हम अपना रूलर चूज करें। इसको इंडिया से जोड़ करके देखिएगा तो समझने में आसानी होगी, क्योंकि इंडिया खुद भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे हम अपना लीडर खुद चुन लेते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये हम खुद चूज करते हैं। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी क्या करती है, अपना रूलर चूज करना हमको अलाउ करती है। एक बात पता चली। दूसरी, ये दोनों ही किससे 1989 1988 इस टाइम के हैं। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी फैली है वो किस सेंचुरी में फैली है, 20th सेंचुरी में। तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी फैली है 20th सेंचुरी में, ये दूसरी बात पता चली। तीसरी बात ये पता चली कि डेमोक्रेसी हर जगह बराबर नहीं फैली है। ऐसा नहीं कि सब जगह एकदम से फैलने लगी हो, कहीं कुछ जगह पहले डेमोक्रेसी आई है, कुछ जगह बाद में आई है, कुछ जगह नहीं आई है। और हम एक चीज जानते हैं कि आज की डेट में मेजोरिटी जो कंट्रीज हैं वो क्या हो गई हैं, डेमोक्रेटिक हो गई हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो आज भी नॉन डेमोक्रेटिक हैं। तो ये वो बातें हैं जो हमें, ये 4 बातें हैं जो हमें डेमोक्रेटिक के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में इन 2 केस स्टडीज से पता चला है, चाइल की और पोलैंड की। अब इस पार्ट को यहां रोक देते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। इसके बाद हम अगले पार्ट में इसका नेक्स्ट हिस्सा लाएंगे। कोशिश करूंगा अगले ही पार्ट में मैं इस वीडियो को खत्म कर दूं, इस चैप्टर को खत्म कर दूं। इजी चैप्टर है, आसानी से समझते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन देखते रहिए डिस्क्रिप्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।